प्यारे दर्शकगण, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम है हिंदी साहित्य। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में, हमारे एमबीसी में साहित्य की ऐसी दिग्गज रचनाकार, लेखिका आई हुई है जिन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हुई है। चलिए उनसे हम कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं और उनके बारे में जानने वाले हैं। आप है डॉक्टर पुष्पा सिंह, आप एसोसिएट प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, मार्गेरिटा यूनिवर्सिटी, आसाम से, भारत से। पुष्पा जी, स्वागत करते हैं, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ये आपकी पहली बार है मॉरिशस में? पहला नहीं, विजिट? दूसरी बार। दूसरी बार? दूसरी पहले कब आई थी आप? पहले मैं 2022 में आई थी। 22 में। जी, मैं जत्थे के साथ आई थी तब। साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था का जत्था आया था तब मैं आई थी मई के महीने में। वो तो मेरी पहली ये थी गत वर्ष की यात्रा। बात है? जी, जी, गत वर्ष। बस कोरोना के बिल्कुल बाद। हाँ, हाँ। हाँ। जी, जी। आप आसाम से हैं, थोड़ा बहुत आसाम के बारे में बताइए, क्योंकि हमने देखा है आसाम को, मूवीज में हमने देखा है, पढ़ा है उसके बारे में। आप आई है, आसाम को लेकर आई है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, एकदम सही। भारत से तो मैं हूँ ही, लेकिन असम उसको बोलते हैं, असम बोलते हैं। असम बोलते हैं। असम। हम्म, असम का मतलब ही है जहाँ कोई ये ना हो, विषमता नहीं है। हम्म। जाति-पाति की कोई विषमता ही नहीं मतलब है। सम असम। हाँ, अच्छा। जाति-पाति की कोई विषमता नहीं है और प्रकृति के गोद में है। जैसे मॉरिशस है प्रकृति के गोद में, वैसे ही असम भी प्रकृति की गोद में है। आप जहाँ भी आँख घुमा दीजिए, आपको नज़ारा मिलेगा। हरी-भरी वो बगान, जो चाय पत्ती के खेत हैं, हम्म। वो तो जान है असम का। ब्रह्मपुत्र। हमने बहुत बार देखा है मूवीज में, बॉलीवुड की मूवीज में एक्टर्स लोग गाना गाते हैं चाय जी। के पत्ते की खेत हाँ, में। हाँ, हाँ, वो असम की भाषा के बारे में बताइए। असम की जो भाषा है, वह अभी संस्कृत से ही उद्भव है उसका भी। जननी संस्कृत ही है। बस जैसे मैं अगर बोलूँ कि मेरा नाम पुष्पा सिंह है, तो उसको असमिया में बोलेंगे मोर नाम पुष्पा सिंह ह। মই অসমৰ পৰা আহিছোঁ। इस तरह से थोड़ा-सा ये है, माने वर्ण के उच्चारण में थोड़ा अंतर हो जाएगा, लेकिन आप जब सुनेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जननी वही है। ठीक है, हम जानते हैं कि हिंदी भाषा जो है भारत की है। आज हिंदी वैश्विक भाषा बन गई है और आप असम से है, वहाँ के आसामी भाषा है। तो असम से होते हुए आप हिंदी के साथ कैसे जुड़ गए हैं? एकदम पीएचडी लेवल तक आप एसोसिएट प्रोफेसर है हिंदी के। तो इसके बारे में, इस यात्रा के बारे में बताइए। हिंदी तो हमारे रग-रग में प्रवाहित है। तो एक चीज़ है कि जिसमें हम जन्म लेते हैं, तो वो हमारे खून में रच बस जाता है। तो मेरी जन्मस्थली असम ज़रूर है, लेकिन मेरी मातृभाषा हिंदी है। तो जब मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी को ही हम खाते हैं, हिंदी को ही हम पहनते हैं, तो उसी को लेकर हम बड़े हुए हैं। जैसे हमारी माँ जब बचपन में एक पौधा लगाती थी, तो जल देती थी, तो माँ हमेशा बोलती थी कि मैं जल दे रही हूँ ताकि ये पौधा बड़ा हो। तो उसी तरह से मैं तुम लोगों को संस्कार देती हूँ हिंदी का, ताकि इसको लेकर तुम बड़ा हो और जब फल-फूल उसके लगेंगे, तो तुम्हारी पीढ़ी के लिए वे लगेंगे। माँ हमेशा ये बोला करती थी, मेरी माँ नहीं है, तो मैं पूछती थी कि माँ फल-फूल का मतलब क्या बोलती हो? तो बोलती तुम्हारे बच्चे, फल-फूल तुम्हारे बच्चे होंगे। तो तुम मेरी पीढ़ी हो, तुम्हारी अगली पीढ़ी तुम्हारे बच्चे होंगे तो फल-फूल होंगे। तो वृक्ष में पानी देंगे तो वो फल-फूल देगा, पानी नहीं देंगे तो वो धराशायी हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वृक्ष मरे, मैं नहीं चाहती हूँ कि भाषा मरे, इसीलिए मैं तुमको भी भाषा रूपी जल पिलाती हूँ, ताकि लेकर तुम इसको बढ़ो, तो वृक्ष बनो और जब तुम्हारी संतान हो तो वह फल-फूल बने। बहुत ही सुंदर विचार है। यहाँ पे सीख मिल रही है दर्शकगण है कि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे चलकर फलित फूलित होए, तो बस भाषा रूपी जल से उनकी सिंचाई ज़रूर कीजिएगा। और अपनी भाषा, चाहे भोजपुरी हो या फिर कोई भी भारतीय भाषा हो, हिंदी हो, बस उनको उनकी सिंचाई करते रहिएगा और आप देखिएगा आपकी संतान फलित फूलित आगे बढ़कर ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आप भाषा विज्ञान के साथ जुड़े, भाषा के साथ जुड़े, खास तौर पे अपने डिपार्टमेंट के हेड है, हिंदी डिपार्टमेंट के। तो आज हिंदी भाषा भारतीय भाषा के साथ-साथ
विश्व की भाषा बन गई है। हिंदी एक नया रूप ले रही है। इस नए रूप के बारे में थोड़ा सा बताइए। इस नए रूप में पहुंचाने वाले मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा। और एक बात मैं शुरू करूंगी कि विश्व रूप में जो वैश्विक रूप में जो पहुंच रही है हिंदी, हम एक संस्कृत का श्लोक है जिसे हम वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं ना। हम्म, अयम नीजा परो वेति गणना लघु लघु चेतसा चेतसाम उदार चरित्र। चरितानाम, ये वसुदेव कुटुंबकम। तो जो ग्लोबलाइजेशन की बात हम करते हैं वो तो हमारे पूर्वजों ने पहले ही कह दी थी। तो वही तो भाषा है ना। तो उसी भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर हमारे पूर्वज यानी कि संस्कार को लेकर, हम भाषा का मतलब संस्कार समझते हैं। तो हमारे भारतीय जिस कोना में गए, हम अपनी संपत्ति नहीं ले जा सकते हैं, हम रोटी नहीं ला सकते हैं, भाषा तो ला ही सकते हैं ना। उसी भाषा को लेकर चाहे मॉरिशस में आए, चाहे फ़िजी में गए, चाहे अन्य देशों में गए, रोटी उनके पास नहीं थी, उनकी संस्कार, उनकी भाषा थी। वह भाषा उन लोगों ने बीजारोपण कर दी। आज जो बदले हुए रूप आप देख रहे हैं, उन्हीं का रूप देख रहे हैं। चाहे वो मीडिया ले जाए, चाहे साहित्य ले जाए, चाहे संस्कार ले जाए। तो भाषा प्रवाहित हो रही है। हम नदी की पानी बह रही है, हमारा जीवन बह रहा है, भाषा उसके साथ प्रवाहित हो रही है भा- हमारे साथ। हिंदी भाषा के चिंतक लोग जो होते हैं वो हमेशा विचार विमर्श करते हैं, बात करते हैं कि भाषा का बदला हुआ रूप दिखाई दे रहा है। कोई चिंता में है कि मतलब अस्वस्थ रूप है, कोई कहता है कि सुखद रूप है। आपके विचार से। तो जैसे हिंग्लिश उसको बोला जाता हाँ। है, हिंग्लिश बोला जाता है। देखिए, एक तो बात है कि कुछ-कुछ शब्दों को तो शुद्ध बोलना ही चाहिए। जैसे आज हम मैसेज में देने लगे हैं, गुड मॉर्निंग। हम्म, हम एकदम जीयूडी लिख देते हैं, जीडी लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आने वाली पीढ़ी उसको शॉर्ट फॉर्म में ही जानेगी, जिसे भाषा विज्ञान में कहते हैं लाघव। हम्म, यानी कि हम, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरे शब्दों को ले जाएं। तो इससे क्या है, जो शुद्ध अर्थ है, शब्द है, वह कहीं ना कहीं मरणशील की तरफ जा रही है। हम्म, तो कुछ कुछ शब्दों को तो हमको शुद्ध बोलना ही होगा, ताकि उसकी शुद्धता बनी रहे। और दूसरी बात, मैं, जब हम आत्मसात करेंगे तो थोड़ा तो बदला हुआ रूप लेगा ना। अगर तुम आप में आत्मसात करने की क्षमता है, तो बदले रूप को भी आत्मसात करना ही होगा। तो माइनस प्लस तो सब जगह होते हैं ना, तो आपको स्वीकार करना होगा। मुझे नहीं लगता है कि इससे हिंदी की कोई क्षति होगी। मुझे लगता है कि हम उसको अपनाएं और अपने रूप में थोड़ा शुद्ध करके, पॉलिश करके लेके चले। इससे भाषा भंडार बढ़ेगा और इसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। आप कह रहे हैं कि हिंदी भाषा का बदला हुआ रूप जो है उसको स्वीकारना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके विचार से क्या इस बदले हुए रूप के साथ साथ लिपि भी बदल रही है? यह चिंताजनक वाली बात नहीं है? लिपि का अर्थ क्योंकि लोग रोमन को ज्यादा अपना रहे हैं। लोग हिंदी लिख रहे हैं रोमन लिपि में, और देवनागरी जो है वो थोड़ी सी पीछे हट रही है। नहीं, इसको लिप्यंतरण करना होगा। हम बात कर रहे हैं हिंदी की, हमने शब्दों को हिंदी में अपने देवनागरी लिपि में अपनाने की बात कही है। क्योंकि हम प्रचार प्रसार किसके कर रहे हैं, हम अपने आप में किसको पाल रहे हैं, हिंदी को पाल रहे हैं, हम रोमन को नहीं पाल रहे हैं। अगर हम वहाँ से शब्दों को लेते हैं तो शब्द लिप्यंतरण कीजिए, रोमन शब्दों में मत लिखिए। क्योंकि तब हम आत्मसात करेंगे। ग्रहण करने का मतलब है कि पूर्ण रूप से उसके लिपि के साथ हम वर्णन नहीं कर, अपने लिपि में हम उसको रूपांतरण करेंगे। रूपांतरण तो हमारी लिपि में होनी चाहिए ना। हम अपने शब्द भर, जैसे हमने अभी कहा ना कि अमीर खुसरो ने लिखा था कि निंदक नियरे राखिए। जब अंग्रेजों ब्रिटिश ने जब उसमें नियरे शब्द नियर लिया तो रोमन में लिखा ना। तो हम क्यों रोमन में लिखेंगे, हम भी हिंदी में नागरी लिपि में लिखें, लेकिन आत्मसात करें। हम लिपि के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जबकि हिंदी भाषा में खुद सारी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाएं और वैज्ञानिक हैं। हम्म, हम, आप जो बोलेंगे वही लिखेंगे। हमारी हिंदी की खासियत है कि वो वैज्ञानिक है। आप अगर अशुद्ध बोलेंगे अशुद्ध लिखेंगे, शुद्ध बोलेंगे शुद्ध लिखेंगे। जैसे श का उच्चारण श स स, कित- कितना वैज्ञानिक है ना। हम ऊपर से नीचे चले आते हैं। अगर हम नीचे वाले शब्द को ऊपर वाले बोलेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा ना। बिल्कुल। तो हमको शुद्धता तो, लिपि हम अपना ये नहीं कर सकते। प्यारे दर्शकगण, आप जुड़े हुए हैं हमारे हिंदी साहित्य नामक कार्यक्रम में। हमारे साथ है डॉक्टर पुष्पा सिंह। आप एसोसिएट प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी।
मार्गरीटा यूनिवर्सिटी आसाम भारत से। आपकी अनेक रचनाएं हैं जिनमें से नागार्जुन के काव्य का अनुशीलन, कीर्तन घोष का विश्लेषणात्मक अध्ययन, मनुस्मृति में वर्णित समाज व्यवस्था, लोक कथा में राम, रुकोगी नहीं राधिके और नया आकाश और अन्य। मैं देख कर रहा हूं कि आपकी रचनाएं जो है हमारी हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के साथ काफी एक करीबी रिश्ता है। इसके पीछे कोई विशेष कारण? विशेष कारण क्या है कि मैं सच बताऊं तो 2004 से पहले मैं इतना मेरा झुकाव नहीं था ये प्राचीन साहित्य के प्रति। लेकिन 2000 के बाद मैंने 2000 में ही ज्वाइन किया था। उसके बाद सने सने मेरा झुकाव होने लगा अपने प्राचीन व्यवस्थाओं के तरफ से, ग्रंथों के तरफ। तो मनुस्मृति में जो समाज व्यवस्था है, हम आए दिन न्यूज़ देखते हैं, कुछ साहित्य को पढ़ते हैं, तो सामाजिक उथल-पुथल को देखते हुए मैंने मनुस्मृति को पढ़ना शुरू किया कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई है। क्योंकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं कि जातियों को लेकर, जो वर्ण व्यवस्था को लेकर जो बातें बताई गई हैं, तो उसको लेकर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मैंने पाया कि मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था है, अगर उस युग में जब मनु महाराज ने इस ग्रंथ को लिखा, उस युग में उनके विरोध में कोई आवाज़ें नहीं आई, यानी कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से साहित्यकार अपनी रचना करता है। और एक वैज्ञानिक आधार पर, आज जैसे वहाँ पे 4 वर्ण हैं, मैं यही बात बच्चों को बताती हूँ, अपने छात्रों को। 4 वर्ण हैं। हम भी तो 4 भागों में विभाजित है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है। अपने ज्ञान के आधार पर ही हम ये विभाजित है ना, वहाँ तो जातियाँ नहीं आती हैं। तो उस समय भी तो आप कर्म के आधार पर ही विभाजित थे। आप, उन्होंने कहा है कि अगर ब्राह्मण भी निम्न तुल्य काम करता है तो निम्न है, अगर शूद्र भी उच्च काम करता है तो वह ब्राह्मण की कोटि में आता है। तो ये सारी बातें हम आज क्या करने लगे हैं कि जब हम आलोचना करते हैं तो हम ऊपरी सतही करते हैं। आलोचना करने से पहले हमें मूल में जाना होगा, जड़ देखना होगा ना कहाँ कहाँ गई है। हम जड़ नहीं देखते हैं। ये मेरे लिए बहुत दुखद है कि आज भी हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो जड़ नहीं देखते हैं कि जड़ें कहाँ हैं। जड़ देखना जरूरी है। मनुस्मृति पे प्रश्न करने से पहले देखिए, युग की बातें कुछ तो होगा, थोड़ी बहुत तो ये होगी ना। आज जो हम लिखेंगे 100 साल बाद उसे लोग नहीं भी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हमारी मन स्थिति देखकर आलोचना करनी चाहिए, मेरा यह मानना है। और हमारे धर्म ग्रंथ में कृष्ण जी ने खुद कहा है कि जन्म से ही सारे लोग शूद्र होते हैं, फिर अपने कर्म के हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं। लोक कथा में राम, तो राम और रामायण के बारे में थोड़ा आपका क्या विचार है? और आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी सार्थकता के बारे जी, राम हमारे सामने जीता जागता एक संघर्ष पुरुष है। तो इसी संघर्ष से मैं शुरू करती हूँ। पहली बार जब 2022 में मैं मॉरिशस आई थी, तब मैं मॉरिशस के बारे में इतना नहीं जानती थी। जब मैं एयरपोर्ट से उतरी और जब मैं अपने होटल के तरफ जाने लगी, तब मैंने गन्ने की जो खेती देखी, तब मुझे लगा इस रस रस में व्यक्ति नहीं है, राम है। तब मैंने एक चीज़ ही पढ़ा था कि वो जो गिरमिटिया मजदूर एग्रीमेंट के तहत जो आए थे, जिसे उन्हें लाया गया था, तो मुझे वह लगा कि ये हमारे ही पूर्वजों की उंगलियों में के जो रस हैं, इस गन्ने में है। पता नहीं, उस समय मुझे कुछ अजीब सा हुआ था। बाद में मैंने सुना कि मेरी सोच थी तब। तो मैंने सुना कि मॉरिशस को रामायण का देश कहा जाता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी सोच जो गन्ने में से उभरी थी, वह राम में जाके कैसे विलीन हुई। तब मुझे लगा कि सचमुच राम का संघर्ष जो फलित हुआ था जाके, वह मॉरिशस की मिट्टी में जाके फलित हुआ। जो पत्थरों में सोना उगाए थे, वह राम ही थे जो उन्हें संघर्ष करना सिखाए थे। वह राम ही थे जो उन्हें भूखे पेट रह कर भी इस मिट्टी को समतल करना सिखाए थे। क्योंकि वशिष्ठ जब उन्हें मारीच का वध करने के लिए ले जाते हैं, तो सबसे पहले जब ज्ञान शिक्षा देने के लिए, तो सबसे पहले उन्हें मंत्र देते हैं कि अपने भूख प्यास पर कैसे काबू किया जाता है। यह भारत की ही संस्कृति है जो उन्हें बता सकती है कि तुम अपने भूख प्यास पर कैसे काबू करो। तो क्या ये कहीं ना कहीं वहाँ पर सार्थक नहीं होता है कि हम राम के देश के हैं,
हम रोटी नहीं भी खा के अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मिट्टी को समतल बना सकते हैं। और उन्होंने बनाया। यह राम का त्याग ही था कि यहाँ पे उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन फिर भी आने वाली पीढ़ी के लिए, मैं केवल इसी संदर्भ में बोल रही हूँ क्योंकि राम के संदर्भ में बोले प्रभु अनंत प्रभु रूप अनंता, उनके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनका त्याग ही था। राम जिसके लिए हे खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, वन वन ढूंढने वाले राम अपनी पत्नी को एक क्षण में त्याग दिए। एक क्षण में एक धोबी के, एक प्रजा, धोबी प्रजा थी, प्रजा के कहने पर कि समाज में असंतुलन ना हो। तो हमने त्याग सीखा राम से, हमने संघर्ष सीखा राम से, हमने पारिवारिक सामंजस्य सीखा राम से, हमने देखा कि भाई भाई में कैसे सामंजस्य बनाए, हमने राम से सीखा। और राम को एक बात है कि मैं रामायण में जो जब आते हैं राम, तो मैं माता कैकेयी को कभी विस्मृत नहीं करती हूँ। सबके लिए माता कैकेयी अभिशाप होगी, लेकिन मेरे लिए माता कैकेयी वो है जो राम के लिए पायदान बनी है। मंत्र जो आज हम राम राम मंत्र पढ़ते हैं, वह पायदान तो माता कैकेयी है। वो कैसे? वो कैसे? क्योंकि आप अयोध्या कांड पढ़िए, जब राज्याभिषेक होने वाला है तो माता, आप जानते हैं कि माता कैकेयी तीनों रानियों में विदुषी थी। हम्म। वह कोप भवन में चली जाती है। और दशरथ जी के बहुत ही प्रिय थे। प्रिय थी, बहुत प्रिय थी, क्योंकि देवासुर संग्राम में उसने अपने उंगली को लगाकर उनको जीवन रक्षा की थी। हाँ। तभी तो 3 वरदान उनको मिले थे। देखिए, उन्होंने समय के हिसाब से रख दिया था कि वक्त आने पे मैं मांगूंगी। तो फिर क्या हुआ कि वो जब चली गई कोप भवन में, तो वो क्या कहती है कि सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। एक वर, कोई अनुनय विनय नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, सहज ही मांग देती है कि एक वरदान आप दीजिए कि भरत को टीका दे दीजिए, यानी कि राज्य दे दीजिए। वो कोई प्रार्थना नहीं करती। लेकिन दूसरा वर जब मांगती है, तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात है। दूसर वर मांगहूँ कर जोरी, पूरहूँ नाथ मनोरथ मोरी। मैं भूल रही हूँ, कुछ ऐसा ही है कि पूरहूँ नाथ मनोरथ, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मांगती है। और किस रूप में मांगती है? तपस्वी के रूप में मांगती है। क्यों मांगती है? उनको भरत को अगर राज्याभिषेक देना था तो अब स्वतः ही दे देते, लेकिन वह क्यों कहती है कि हे नाथ, मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। दूसरी वर जो मैं मांग रही हूँ, वो कर जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ। एक अनाथ आपके सामने, नाथ के सामने है, और आप मेरी कामना को पूर्ण कीजिए। और मेरी कामना यही है कि राम को तपस्वी के वेश में आप वनवास भेजिए। क्यों तपस्वी के वेश में? क्योंकि एक विद्वान व्यक्ति था। और हम जानते हैं कि रावण ने वरदान मांगा था कि मुझको मानव से ही मेरा वध हो। अगर वह जान जाता कि राम ही वह व्यक्ति है जिससे मेरा वध होने वाला है, तो वो तो बलवान था ना। ये भले ही अवतारी थे, तो गणना, वो पूरी गणना करती है कि रावण को मारना खेल नहीं है, क्योंकि राम को देश को जोड़ना है। देखिए, यहाँ भी बहुत बड़ी बात है। अयोध्या से वो लंका तक की यात्रा करते हैं, पद यात्रा करते हैं, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक अपनाते हैं, महात्मा गांधी अपनाते हैं। क्योंकि अगर देश को जोड़ना है तो हमको समाज के बीच में जाना होगा। वे जाते हैं, गोहराज को हृदय लगाते हैं, केवट को वरदान देते हैं, वह सबरी के जूठे फल खाते हैं, वह किष्किंधा पहाड़ पे चले जाते हैं, वहाँ बानरों की सेना बनाते। किसी राजा से उन्होंने सहयोग नहीं लिया था, हम जानते हैं ना। इतने बड़े शक्तिशाली रावण को मारने के लिए किसी राजा का उन्होंने सहयोग नहीं लिया था, क्योंकि राजाओं में विच्छेद हो सकती है, समाज में विच्छेद नहीं हो सकता। वो समाज को जोड़ने का काम किए थे। पूरे समाज को जोड़ने के बाद अंत में वह जाते हैं किष्किंधा पहाड़ पे, तब जानते हैं कि ये सीता, अब तुम्हारी हरण होने वाली है, अब तुम जाओ ताकि मैं अपना कार्य पूर्ण कर सकूं जो माता कैकेयी ने मुझे दिया था। और तब किष्किंधा पहाड़ पे जाके देखते हैं और कहते हैं कि मेरा भारत एक हो चुका है, आर्यावर्त एक हो चुका है, अब हम रावण जैसी राक्षसी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? रावण एक नहीं है, रावण हमारे भीतर है। राक्षसी प्रवृत्तियां, हम मनुष्य हैं, हमारे भीतर ही तो है ना राक्षसी प्रवृत्तियां। उसको मारना जरूरी है,
मानव बनना तब चाहिए। एक कथा है कि वशिष्ठ के द्वार पर राम जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। वशिष्ठ मुनि पूछते हैं कि कौन? राम यही कहते हैं कि यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आज तक मैं नहीं जान पाया कि मैं कौन हूँ। क्या मैं मनुष्य हूँ? तो मनुष्य होना इतना आसान नहीं है। बहुत ही सुंदर ढंग से आप राम कथा के बारे में बता रही है, लेकिन देखते-देखते समय भी जा रहा है। लेकिन समय समाप्त कर प्रोग्राम समाप्त करने से पहले एक और बहुत ही ख़ास प्रश्न मैं आप से पूछना चाहूँगा कि आपका दूसरी बार मॉरिशस में आना एक कोई विशेष कारण है? क्योंकि आपकी पुस्तक का लोकार्पण होने वाला है। पुस्तक का नाम है मॉरिशस में भारतीय संस्कृति। आप भाषा के साथ जुड़ी हुई है, संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है, राम को इतनी सुंदरता के साथ इनके बारे में आप बता रही है, तो विचार कैसे आया कि मॉरिशस की संस्कृति के बारे में आप लिखें? जी। मुझे ऐसा लगा कि भारतीय संस्कृति और मॉरिशस की जो संस्कृति वो भिन्न नहीं है। तो इसी को लेकर एक व्यक्ति का मैंने चयन किया, जिसका खुलासा आज मैं नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। तो एक व्यक्ति का मैंने चयन किया और सोचा कि उसी व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमते हुए मैं मॉरिशस की संस्कृति को प्रस्तुत करूँगी। चाहे वह सामाजिक संस्कार हो, चाहे वह राष्ट्रीय परिवेश में हो। मैंने संपूर्ण चीज़ों को लेकर मॉरिशस की छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर मैंने, जैसे हनुमान चबूतरा है, उसको लेकर, जैसे भाषा है, उसको लेकर, जो बैठका है, वह भी मैंने वहाँ पे छुआ है। जब कब से हिंदी की क्लासेस शुरू हुई, उसको भी मैंने वहाँ पर उस व्यक्ति को ही धुरी बनाया है और उसी के इर्द-गिर्द मैं लेकर मॉरिशस की संस्कृति को लेकर चली हूँ, जिसका खुलासा मैं आज नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ। आपका बहुत ही गहरा अध्ययन ज़रूर रहा होगा मॉरिशस की भारतीय संस्कृति के बारे में। तो चलिए विश्व पटल में भारतीय संस्कृति के संदर्भ में मॉरिशस का क्या स्थान है? मॉरिशस का यह स्थान देखिए, मॉरिशस राम से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ राम है, वह राम एक जगह नहीं है ना, तो अगर मॉरिशस राम से जुड़ा हुआ है, तो राम सर्वत्र है। मॉरिशस सर्वत्र राम को लेकर जा रहा है और राम इन्हीं के ज़रिए जाएँगे। राम ही नहीं, हिंदी भी जाएगी। हिंदी विश्व सचिवालय जो काम कर रही है, केवल तो संस्कृति और भाषा अलग नहीं है, तो केवल राम ही मॉरिशस से नहीं जाएँगे, भाषा भी जाएगी, हिंदी भी जाएगी और विजयी होगी। बहुत ही सुंदर। हमारी मॉरिशस में रामायण सेंटर नाम की एक संस्था है, वहाँ पे हमारे स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र अरुण जी अरुण। थे। उन्होंने खुद कहा है अपने शब्दों में कि मॉरिशस राम का एक और देश है, जहाँ पे राम अभी तक जीवित है, हर संस्था में, हर मंदिर में, हर घर में, चाहे पुस्तक के रूप में हो या फिर संस्कार के रूप में हो। डॉक्टर पुष्पा सिंह जी, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, मार्गरेटा यूनिवर्सिटी, आसाम, भारत से। आप आए मॉरिशस में, हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है। आपकी पुस्तक के लोकार्पण के लिए आपको बहुत शुभकामनाएँ और हम ज़रूर पढ़ेंगे और ज़रूर इस भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएँगे। धन्य नमस्ते।